हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है, कल हमने ग्लाइकोलाइसिस चक्र को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो कि हम देख चुके हैं, और उससे हमें ये पता चला कि भाई जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है वो 3-3 कार्बन के पायरुवेक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। यही बात थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक जनरली बात बताऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल है, कोशिका है, और उसमें ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस कोशिका द्रव्य में ये कोशिका द्रव्य है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को दिख रहा है ये। तो इस कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो घटना थी, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस चक्र की जो घटना थी, वो होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है ना। और ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है बीच में, वो है मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं आधात्री। ठीक है, और ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना, जिसको हम परिकला अवकाश भी बोल के चलते हैं। ठीक है, यही बात थी। अब एक बात आप ध्यान समझो, ये जो पायरुवेक अम्ल है ये आगे क्या करता है, इसको चलाना है क्रेब्स चक्र, और जो क्रेब्स चक्र चलता है वो चलता है मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, लेकिन ये जो पायरुवेक अम्ल है वो डायरेक्ट आधात्री में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये जो पायरुवेक अम्ल है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाकर, बात को ध्यान समझो, इस पायरुवेक अम्ल में कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिस वजह से ये बदल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में बदल जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रवेश करता है मैट्रिक्स में, और फिर रन होता है क्रेब्स चक्र। समझ में आ गई बात? तो ये सिस्टम होता है हमारी सेल के अंदर रेस्पिरेशन में, है ना भाई। तो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी इस बात को हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे कि आखिर किस प्रकार पायरुवेक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। आप तो इतना याद रखो कि जो पायरुवेक अम्ल बन चुका है, उस पायरुवेक अम्ल से हमें अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के चलना है, वो जाके चलाएगा क्रेब्स चक्र को। ठीक है, इतना हमें याद रख के चलना है। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसका, है ना, समझ रहे हैं। चलिए अब ध्यान से नेक्स्ट समझिए आप। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पायरुवेक अम्ल का भविष्य। क्या है? पायरुवेक अम्ल का भविष्य। ये भी एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र में पायरुवेक अम्ल बन चुका है उसके फ्यूचर को आप बताइए, मतलब उसका क्या भविष्य हो सकता है। तो एक आरेख है
और वो आरेख हमें जनरली बनाना है जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आप ध्यान से समझना। देखो हमारे पास ये है ग्लूकोज, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज, या मैं यहां लिख सकता हूं पायरुवेट अम्ल। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यदि इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि हम इसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वही तो हम देखेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, यदि ग्लूकोज या पायरुवेट अम्ल, बात है कि क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल तो आपको सभी में चेंज करना होगा, तो यदि इसको ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, तो ये चलाता है क्रेब्स चक्र, और इस क्रेब्स चक्र से बनते हैं भैया CO2 और ऊर्जा। यही चीज बनती है ना, CO2 और ऊर्जा। लेकिन यदि O2 की अनुपस्थिति हो पायरुवेट अम्ल के लिए, तो ये एक क्रिया करता है जिसको हम फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन बोल के चलते हैं। और इस किण्वन में क्या होता है, या तो बनेगा अल्कोहल CO2 प्लस ऊर्जा, या बनेगा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। मेरी बात को ध्यान समझो। यदि O2 की उपस्थिति है तो एक क्रेब्स चक्र चलाएगा। चलो मैं एक बार बताऊंगा इसको डायरेक्ट, या ये डायरेक्ट ही अमीनो अम्ल संश्लेषण, मोस्टली एलेनिन, ध्यान से समझो आप इस आरेख को। भाई ये आरेख या टॉपिक क्या कह रहा है कि जो आपने ग्लाइकोलाइसिस चक्र से पायरुवेट अम्ल बनाया है उसका फ्यूचर क्या है, भविष्य। तो मैं आपको बताऊं, हम पूरी कंडीशन इसके लिए देख रहे हैं पायरुवेट अम्ल के लिए। कैसे कि भाई यदि पायरुवेट अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाए तो वो क्रेब्स चक्र चलाएगा, और क्रेब्स चक्र चलाएगा तो पूरी मात्रा में CO2 और ऊर्जा बनेगी, ठीक है। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यदि पायरुवेट अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिले, तो वो क्या चलाएगा, फर्मेंटेशन की क्रिया, जिसमें क्या होगा, या तो अल्कोहल ऊर्जा CO2 बनेगी, या लैक्टिक अम्ल ऊर्जा और CO2 बनेगी। समझ में आ गई बात। या वो डायरेक्ट ही कई बार आवश्यकता पड़ने पर जो पायरुवेट अम्ल है वो अमीनो अम्लों का संश्लेषण या अमीनो अम्ल में बदल जाता है। मोस्टली कौन सा अमीनो अम्ल, एलेनिन अमीनो अम्ल। जो एलेनिन अमीनो अम्ल है उसका निर्माण भी पायरुवेट अम्ल कई बार कर देता है, ठीक है। तो इस पायरुवेट अम्ल के 3 भविष्य होते हैं कि आखिर ये भविष्य में ये 3 घटनाएं कर सकता है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग या अनुकूलता के अनुसार। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये आरेख भी भाई आपसे पूछा जा सकता है कि पायरुवेट अम्ल का भविष्य, तो आप इसको नोट कर सकते हैं पायरुवेट अम्ल के भविष्य को। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, है ना भाई, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट बात है, जो हेडिंग है वो है पायरुवेट अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। पायरुवेट अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई थी ना
कि आखिर पायरुविक अम्ल किस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, उसी को हम बोलते हैं पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। ठीक है, अब हम पूरी घटना, क्योंकि हमें तो वायवीय ऑक्सीकरण ही देखना है जिससे हमें क्रेब्स चक्र चलाना पड़े और अपने पूरी CO2 और ATP प्राप्त करें। ठीक है, तो वायवीय ऑक्सीकरण से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो इसमें जो शब्द हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कुछ पॉइंट हैं, कुछ डेफिनेशन है जो बन सकती हैं, तो देखते हुए चलो आप। ग्लूकोज का एक अणु देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में पायरुविक अम्ल के एक कार्बन का CO2 के रूप में, पायरुविक अम्ल का एक कार्बन CO2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः इसे ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर व कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, ये क्रेब्स चक्र व ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने का कार्य करती है। अतः से योजक क्रिया, जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, या प्रवेश क्रिया, जिसको हम गेटवे रिएक्शन बोलते हैं। चलो समीकरण भी यही लिख देता हूँ ना, ध्यान समझो। हाँ, पायरुविक अम्ल प्लस 2 कोएंजाइम ए और एंजाइम होता है पायरुविक डिहाइड्रोजनेज NAD+ चेंज होगा NADH2 में, और ठीक है, एक CO2 रिलीज, और क्या बनेगा ये
एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। पायरुवेक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण अर्थात जो आपने ग्लाइकोलाइसिस चक्र से पायरुवेक अम्ल बनाया था, अब उसका आगे क्या होना है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्रिम जाता है, अब यहां ऐसा लग रहा है जैसे आधात्रिम जाएगा, लेकिन ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ही बात है। ठीक है, तो वहां क्या होगा कि जो पायरुवेक अम्ल है, आप जानते हैं पायरुवेक अम्ल CH3COO वाला है ना, तो जो पायरुवेक अम्ल है उसका जो एक कार्बन होता है, अरे उसमें कार्बन तो है भाई, तो एक कार्बन ऑक्सीडेज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। बात को ध्यान समझो, ये जो पायरुवेक अम्ल है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है कि नहीं? तो उसमें से एक कार्बन ऑक्सीकृत हो गया, और जब वो ऑक्सीकृत हो गया तो मतलब आप जानते ही हैं ऑक्सीडेशन में मतलब O2 के साथ मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। अरे भाई यदि आप कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? तो वो CO2 ऑक्सीकृत हो गया, है ना, तो इसीलिए इसको हम ऑक्सीकारी डिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। विकार्बोक्सिलीकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो CO2 ऑक्सीकृत हुआ है, बना है, वो रिलीज भी हो जाता है, बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकारी डिकार्बोक्सिलीकरण भी कह के चलते हैं, है ना। अब ये कहता है कि ये जो अभिक्रिया होती है इसी समय, यहां तो ये लिखा हुआ है इसके बाद, और मैं कहता हूं ये 7 क्रियाएं होती हैं। तो एक एंजाइम होता है पायरुवेक डिहाइड्रोजनेज। अब आप ये भी जानते हैं कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन भी होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन उपचयन एक साथ चलती हैं, तो उपचयन तो यहां पर हो गया, अब यहां अपचयन भी होना आवश्यक है। तो एंजाइम अपचयन के लिए हमेशा कौन सा होता है? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता नहीं होता? तो पायरुवेक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हुआ, कौन? पायरुवेक अम्ल, और इससे कौन जुड़ गया? कोएंजाइम ए। अब बात को ध्यान समझो, 3 कार्बन का जो पायरुवेक एसिड आपके पास था, उसने जब एक कार्बन को रिलीज कर दिया, उसके पास कितने कार्बन बने? कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन बचे कि नहीं बने? बचे ना। तो वो 2 कार्बन का जो यौगिक है वो कौन है? एसिटाइल होता है, आप सभी जानते हैं। एसिटाइल जो होता है 2 कार्बन का होता है कि नहीं होता, है ना? होता है ना 2 कार्बन का। ठीक है, तो ऑक्सीकृत होकर और ये कोएंजाइम ए से और जुड़ गया, ये मैंने जोड़ दिया, जिससे क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। ध्यान समझो भी, ये क्रेब्स चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके सामने पढ़ रहा हूं कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की जो रिएक्शन हो रही है, यही रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। डायग्राम में मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो पायरुवेक अम्ल है वो डायरेक्ट क्रेब्स चक्र नहीं चला सकता, तो फिर क्या होगा? वो पायरुवेक अम्ल इस प्रकार की अभिक्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन बोल के चलते हैं, योजक अभिक्रिया या प्रवेश अभिक्रिया बोल के चलते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, कौन सी रिएक्शन को? इस वाली रिएक्शन को, है ना। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पायरुवेक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, या पायरुवेक अम्ल से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है
तो इसी अभिक्रिया को हम लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन बोल के चलते हैं, और फिर आप उसका समीकरण जरूर बना के उसको बताना। अब इस समीकरण को देख लेते हैं। ये हमारे पास पायरुवेक अम्ल है जिसके कितने अणु हैं, मैंने अच्छा यहाँ 2 लिखा है तो यही 2 भी लिखने पड़ेंगे, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पे कितने अणु हैं, पायरुवेक अम्ल के 2 अणु। ठीक है, तो 2 कोएंजाइम ए से जुड़ेंगे क्योंकि 2 अणु हैं। ठीक है, तो यहां जो पायरुवेक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, 2 ही कार्बन यहां से निकलेंगे क्योंकि 2 अणु की बात चल रही है। ध्यान से आप मेरी बात को समझते हुए चलो। ठीक है, सभी के 2 अणु होंगे क्योंकि हमें पता है ना कि पायरुवेक अम्ल के हमारे पास कितने अणु हैं, 2 अणु। ठीक है, तो पायरुवेक अम्ल कोएंजाइम ए से जुड़कर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन को रिलीज करता है CO2 के रूप में, तो डिकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है इसका। भाई पहले कार्बन ऑक्सीकृत हुआ था और फिर इसका डिकार्बोक्सिलीकरण हो गया, दोनों क्रिया साथ में, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकारी डिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया बोल रहे हैं। इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बन रहा है ना, वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्यस्थ की अभिक्रिया है, दोनों के बीच की, तो दोनों को आपस में जोड़ने का ये कार्य करती है रिएक्शन। ठीक है, तो समझ में आई कि मेरी बात नहीं आई, एसिटाइल कोएंजाइम ए वाली बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ, तो आराम से कर लेंगे इसको। समीकरण को नोट कर लीजिए, किताब में भी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई, नहीं आई बात? चलिए, तो यहां तक जो हमारी बात है वो हो चुकी है, जिससे हमें अब ये पता चला कि हमने जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र से पायरुवेक अम्ल बना लिया था, वो पायरुवेक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है जो कि 2 कार्बन का होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारा चक्र चलेगा जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। समझ में आ गई बात? तो अब हमारा कौन सा चक्र चलेगा भाई? क्रेब्स चक्र चलेगा। और मैं आपको यहां एक बात बता दूं कि क्रेब्स चक्र जो है उसका केवल आपको आरेख ही बनाना है, थ्योरी आपसे कभी भी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, और भाई सिंपल सी बात है, जो बच्चा आरेख बनाना जानता है उसको थ्योरी पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। उसी से हेडिंग लिखो आरेख से ही, और जो आरेख में आप कह रहे हैं उसी को आप राइट डाउन कर दो, वही आपकी थ्योरी है। ऐसे मत समझो आपके हमें बिल्कुल किताब के डिटो थ्योरी बनाएंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी आरेख की सहायता से अच्छी थ्योरी बना सकते हैं, बाकी आपको आवश्यकता नहीं है थ्योरी की, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी भी आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, केवल क्रेब्स चक्र का आरेख आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, क्रेब्स चक्र का आरेख, क्योंकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं बायोलॉजी में कभी भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। मतलब कैसे कि थ्योरी ज्यादा बड़ी नहीं पूछता, निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो टुकड़ों में आते हैं। समझ रहे? जैसे एक क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन बन लेता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वो करता है, और तब वो 3-4 नंबर का बना देता है, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन हमसे पूछता है। ठीक है, लेकिन कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि क्रेब्स चक्र को आरेख द्वारा समझाइए, अर्थात आरेख भी बनाइए और थ्योरी भी, कभी भी नहीं पूछ सकता। वो आपसे पूछेगा कि क्रेब्स चक्र का आरेख बनाइए 2 नंबर का है, 1-2 नंबर का और क्वेश्चन उसी में से कर सकता है या और कहीं से कर सकता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस चक्र का स्थल कौन सा है, पहला पॉइंट है, 1 नंबर का हो गया। दूसरा क्वेश्चन,
क्रेब्स चक्र का आरेख बनाओ 3 नंबर का, 1 नंबर का, या फिर उसको 3 नंबर का दे देगा आरेख को। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन वो बना सकता है, लेकिन डिटेल में वो कभी नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है। हाँ, तो जो क्रेब्स चक्र है उसका हमें आरेख बनाते हुए चलना है, जो कि मतलब कंसेप्चुअल तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, उसमें आपको थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी। हम वहां इसको बना के देखेंगे, आप समझना कि हम कैसे बना रहे हैं और उस हिसाब से आप उसको लर्न करना। ठीक है। क्रेब्स चक्र को पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्रेब्स चक्र क्या है, तो आप ध्यान से समझते हुए चलना। मैं मोस्ट पॉइंट लिख रहा हूं। इसकी खोज क्रेब्स ने की, इसका प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, अतः इसे त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA कहते हैं। बस ये 3 पॉइंट मुझे आपको समझाने थे इसमें क्रेब्स चक्र की हिस्ट्री में। ये मैंने पूरी थ्योरी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आपके सामने PDF है लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहां पर टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है। यही क्वेश्चन आपको 3 याद रखने। एक बात और मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये संपन्न होता है। ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं जो आपको मुख्य रूप से इसमें समझने हैं क्रेब्स चक्र को स्टार्ट करने से पहले। क्या H.A. क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चक्र की खोज की, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा जो इसका नाम होता है क्रेब्स चक्र का, वो होता है सिट्रिक अम्ल चक्र। क्या होता है दूसरा नाम, सिट्रिक अम्ल चक्र। अब क्यों होता है, क्योंकि इस चक्र का जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसको हम सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तीसरा आता है कि क्रेब्स चक्र को TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने पढ़ा है, बॉन्ड COOH पढ़ा है, नहीं पढ़ा। ठीक है। तो जो सिट्रिक अम्ल होता है, यदि हम उसकी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर देखें सिट्रिक अम्ल की, तो उसमें हमें 3 अम्लीय ग्रुप कार्बोक्सिलिक के दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या मुख्य रूप से TCA साइकिल भी बोल के चलते हैं। और ये क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है, मोस्टली आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। भाई देखो, ग्लाइकोलाइसिस होता है केवल कोशिका द्रव्य में, लेकिन क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलो या मैट्रिक्स बोलो माइटोकॉन्ड्रिया का, दोनों ही बात सही है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट समझ में आई आपको। क्या क्यों कहते हैं क्रेब्स चक्र, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स ने की थी। इसको सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रथम स्टेबल जो कंपाउंड है वो कौन है, सिट्रिक अम्ल है। इसको TCA साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक अम्ल में 3 अम्लीय ग्रुप कार्बोक्सिलिक के होते हैं, इसलिए इसको हम TCA साइकिल या त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन ये TCA साइकिल वाला बन सकता है।
समझ में आ गई मेरी बात? टीसीए साइकिल वाला कि आखिर क्रेब्स चक्र को टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं, तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि जो सिट्रिक अम्ल होता है उसमें 3 अम्लीय ग्रुप कार्बोक्सिलिक के होते हैं, इसलिए इसको हम त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या टीसीए साइकिल बोल के चलते हैं। समझ में आ गई क्या? तो ये भाई 4 जो हमारे पॉइंट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना भाई? चलिए अब हम अपने पूरे क्रेब्स चक्र को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमें किस प्रकार बनाते हुए चलना है, पूरा टीसीए साइकिल, है ना भाई? तो ध्यान से आप मेरी बात देखो। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा भाई? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि पायरुविक अम्ल का क्या भविष्य हो सकता है, फिर हमने लिंक रिएक्शन को देखा, और अब हम पढ़ रहे हैं क्रेब्स चक्र। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझो। हमारे पास ये है पायरुविक अम्ल, है पायरुविक अम्ल। ये पायरुविक अम्ल में जुड़ता है कोएंजाइम ए, ठीक है? एंजाइम होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, और ये डिहाइड्रोजिनेज है तो जो NAD+ है वो बदलेगा NADH2 में, और यहां से रिलीज होती है CO2, ठीक है? तो ये लिंक रिएक्शन से हमें स्टार्ट करके इसको चलना है, और जब ये काम हो जाता है तो एक पदार्थ बनता है, सॉरी एक कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, बन गया। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है, यह आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना? तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लिंक रिएक्शन थी, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए चक्र चलाता है कौन से? टीसीए साइकिल को, क्रेब्स चक्र को, है? तो ध्यान से आप मेरी बात समझो। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है कि नहीं? लेकिन हम जान चुके हैं, हमें पता है कि इसका प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, सिट्रिक अम्ल। पता है ना, सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन का है, लेकिन हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में तो 2 कार्बन का है ना? तो हमारे दिमाग में एक बात तो याद आ गई कि भाई इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोई जिसके पास 2 कार्बन है तो इसको 4 कार्बन उधार लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद इसी को बनाना है। तो मैं आपको बात बता दूं, अब हम ये भी जानते हैं कि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो 4 कार्बन का होता है, बताओ होता है कि नहीं होता? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो हमने C4 चक्र में देखा था, है ना? तो ये जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को अपने 4 कार्बन दे देता है, या मैं ये कहूं कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इससे जुड़ जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है? तो अब इसके पास 6 कार्बन हो गए, तब जाके ये बनाता है पहला स्थायी उत्पाद जिसको हम सिट्रिक अम्ल बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? सिट्रिक अम्ल। और यहां एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेटेज, और जो कोएंजाइम ए है वो यहां से हो जाता है रिलीज, है ना? और बन जाता है सिट्रिक अम्ल। कितने कार्बन का भाई? 6 कार्बन का। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का।
तो या इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझो भाई। ये जो पॉइंट चल रहा है, हाँ चलो आपको दिख तो क्लियर रहा है ना। सुनिए ध्यान से देखिए, हम अपने क्रेब्स चक्र की स्टार्टिंग कर रहे हैं। वो मुझे क्या है, देखो टाइम का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ टाइम कई बार देखना पड़ता है ना भाई, उसी हिसाब से चलना पड़ता है कई बार, है ना। देखिए ये लिंक रिएक्शन थी। यदि हमें क्रेब चक्र का आरेख बनाना है तो सबसे पहले हम लिंक रिएक्शन बनाएंगे, और लिंक रिएक्शन बनी तो हमें पता चला एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलकर 6 कार्बन का बनाया सिट्रिक अम्ल, बना दिया सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो सिट्रिक अम्ल है ये बदलता है सिस एकोनिटिक अम्ल में। कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बदलता है आइसोसिट्रिक अम्ल में, और दोनों में ही जो एंजाइम होते हैं वो एकोनिटेज एंजाइम होते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है ना। ध्यान से आप मेरी बात को समझो। ये जो सिट्रिक अम्ल था जो कि 6 कार्बन का था, ये एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है आइसोसिट्रिक अम्ल में। अब ये बदलता कैसे, जैसे पहले ये रिलीज कर देगा H2O को, और फिर यहाँ पर H2O दोबारा से ऐड हो जाएगी, बनाएगा आइसोसिट्रिक अम्ल। आप जल के अणुओं को लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आप एंजाइम के नाम जरूर लिखते चलना। जल के अणु आप लिखें चाहे नहीं लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही आपके कोई नंबर कटेंगे, ठीक है। हाँ वैसे यहाँ आयरन भी होगा पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आइसोसिट्रिक अम्ल बन गया यहां तक, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको एक पॉइंट को छोड़कर अगले पॉइंट पर डिहाइड्रोजिनेज वाली क्रिया को लेके चलना है। एक पॉइंट को छोड़कर अगले पॉइंट तक डिहाइड्रोजिनेज वाली क्रिया को लेके चलना है। अभी मैं आरेख बना दूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरी चीज, है ना। चलिए एक बार आप रुकना, है ना। चलिए थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, उसके बाद में रिवाइज में तो आपको पूरे को कंसेप्ट करा ही दूंगा, ये तो आप जानते ही है ना। चलिए अच्छा भाई, इसका होगा डिहाइड्रोजिनेज, तो एंजाइम हो जाएगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, और वही बात NAD किस में बदल जाएगा, NADH2 में। तो जो अगला कंपाउंड जो बनेगा ना वो बनेगा ऑक्सैलो सक्सिनिक अम्ल। क्या बन गया, ऑक्सैलो सक्सिनिक अम्ल। अब इस ऑक्सैलो सक्सिनिक अम्ल का होगा डिकार्बोक्सिलीकरण। तो जब इसका डिकार्बोक्सिलीकरण होगा तो यहां से एक CO2 निकलेगा, दिखाई दे रहा है क्या इतने नीचे, चलो समझ जाना आप ना। चलो इधर निकाल देता हूं मैं ना, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ना। चलिए यहां पर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ भाई, CO2 रिलीज हुई, और एंजाइम जो था वो था डिकार्बोक्सिलीकरण, है ना। तो डिकार्बोक्सिलीकरण होने से ऑक्सैलो सक्सिनिक अम्ल जो कि 6 कार्बन का था वो 5 कार्बन के बदल जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में, ठीक है। और इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में जो कि 5 कार्बन का है, मैं यहां लिख देता हूं
ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। अभी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरी चीज को लर्न कर लेंगे इसमें ना। तो इसका फिर डिहाइड्रोजनेज होता है, तो एंजाइम होगा अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज, जिससे NAD बदल जाएगा NADH2 में, और एक इससे जुड़ेगा कोएंजाइम A, जिससे बदल जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A में। ठीक है, अब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम A है, ये सक्सिनिल कोएंजाइम A GD पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बदलता है GTP, और एंजाइम होता है सक्सिनिक थायोकाइनेज, और कोएंजाइम A भी हो जाता है रिलीज, जिससे बनता है सक्सिनिक अम्ल, और सक्सिनिक अम्ल का फिर डिहाइड्रोजनेज होता है, तो ये FAD से बनाता है FADH2। ठीक है, FADH2, और जो एंजाइम रहेगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, इससे बनाता है फ्यूमेरिक अम्ल, और फ्यूमेरिक जो अम्ल है वो फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है मैलिक अम्ल में, और ये जो मैलिक अम्ल है उसका फिर डिहाइड्रोजनेज होता है, तो एंजाइम होता है मैलिक डिहाइड्रोजनेज, और जो NAD है वो बदल जाएगा NADH2 में, और बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, तो ये है हमारा TCA साइकिल, जिसको हम क्रेब्स चक्र बोल के चलते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कीजिए, अभी हम इसको पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये पायरुविक अम्ल है, और पायरुविक अम्ल ऑक्सीकृत और डिहाइड्रोजनेज होकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गया और स्टार्ट किया इसने क्रेब्स चक्र। अब हमें ये क्रेब्स चक्र कैसे बनाना है वो आप समझते हुए चलो, कि एसिटाइल कोएंजाइम एक जो कि 2 कार्बन का होता है, इसका प्रथम स्थायी पद सिट्रिक अम्ल है जो कि 6 कार्बन का है। तो हमें पता होना चाहिए, जब हमारे पास 2 कार्बन का है और हमें 6 कार्बन का एक यौगिक बनाना है, तो हम 4 कार्बन उधार लेंगे। तो हमारे पास 4 कार्बन का एक कंपाउंड जो कि हम जान चुके हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, तो वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इधर से इसको देगा 4 कार्बन, और ये बनाएगा सिट्रेट सिंथेटिज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो सिट्रिक अम्ल है, देखो अभी आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं, है ना, तरीका प्रैक्टिस और याद ही करना पड़ेगा। तो सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, चलो समझ जाना आप ना, कोई दिक्कत नहीं है, निटेज सिस एकोनिटिक अम्ल बनाता है, और ये सिस एकोनिटिक दोबारा एकोनिटेज की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, आइसोसिट्रिक। अब ये जो आइसोसिट्रिक अम्ल है,
अब मैं आपको बता दूं, यहां के बाद आपको एक यौगिक को छोड़कर दूसरे यौगिक पे डिहाइड्रोजनेज करके चलना है। जैसे आइसोसिट्रिक अम्ल है, एक स्टेप को छोड़कर, मतलब एक स्टेप पर आइसोसिट्रिक अम्ल से आपको डिहाइड्रोजनेज वाली क्रिया स्टार्ट करनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइसोसिट्रिक अम्ल का जैसे ही आपने डिहाइड्रोजनेज किया तो जो NAD+ था वो बदल गया NADH2 में, है ना, जिससे इसने बनाया ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज होकर। अब ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल है, जिसके पास अब तक 6 कार्बन हैं, आप जानते हैं कितने कार्बन है इनके पास? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन है, और आपको पता है कि ये जो ऑक्जेलो एसिड है जो 4 कार्बन का है, वो सबसे लास्ट में है सारे में। तो हमें डिकार्बोक्सिलीकरण करते हुए भी इसका चलना है ताकि हम 4 कार्बन तक पहुंच जाएं, है ना। अभी हमारे पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल जो है उसका डिकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिससे एक CO2 रिलीज हुई। अब जब एक CO2 रिलीज हुई तो जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बना, ये कितने कार्बन का बना भाई? 5 कार्बन का। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। ठीक है, अब मैंने कहा देखो, यहां से डिहाइड्रोजनेज स्टार्ट किया था, ये कंसेप्ट छोड़ दिया। अब अगले कंसेप्ट पे आप क्या करेंगे? डिहाइड्रोजनेज। तो जब इसका अच्छा एक बात और मैं भूल गया, अच्छा कोएंजाइम इसमें जुड़ रहा है और एक CO2 भी इसमें रिलीज होगा। ठीक है, तो जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है जिसके पास 5 कार्बन है, अभी हमें एक कार्बन और निकलवाना है ताकि हम 4 कार्बन के कंपाउंड तक पहुंचे। ठीक है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का डिहाइड्रोजनेज होगा, तो एंजाइम वही रहेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज, उस नाम से आ जाएगा। और जब भी डिहाइड्रोजनेज होगा तो NAD+ किस में चेंज होगा? NADH2 में, और यहां एक कोएंजाइम A जुड़ेगा और एक CO2 का अणु बाहर निकलेगा। तो अगला जो यौगिक बनेगा वो बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम A, जो कि कितने कार्बन का है भाई? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। अब एक बात मेरी ध्यान समझो, इसके बाद क्या आपको कार्बोक्सिलीकरण करके चलना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा लास्ट जो यौगिक है वो 4 कार्बन का है, तो अब यहां से आगे कोई भी कार्बोक्सिलीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब डिहाइड्रोजनेज हो गया। अब अगला कंसेप्ट हमें छोड़ना पड़ेगा, डिहाइड्रोजनेज नहीं करेंगे, तो यहां होगा इसका फॉस्फोरिलीकरण। किसका? सक्सिनिल कोएंजाइम A का, जिससे GDP बनेगी GTP। बात एक ही है, GDP हो ATP एक ही बात है, मतलब यहां ग्वानोसिन है वहां एडेनोसिन होता है। तो थायोकाइनेज एंजाइम GDP से डायरेक्ट GTP बना लेगा, और जिससे और जो कोएंजाइम A था वो मुक्त हो गया, निकल गया, तो बना कौन? सक्सिनिक अम्ल। अब नंबर आ गया डिहाइड्रोजनेज का। तो यहां क्या अंतर है कि वहां निकोटिन एमाइड होता था, लेकिन यहां पर फ्लेविन एमाइड है, फ्लेविन F। तो यहां FAD से FADH2 बनेगा, ये हमें याद रख के चलना है। और एंजाइम रहेगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, है ना। तो सक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में अपचेत होकर फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है, और फ्यूमेरिक अम्ल फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल बनाता है। अच्छा, ये कंसेप्ट फिर छोड़ दिया, यहां डिहाइड्रोजनेज ये छोड़ दिया, फिर क्या होगा? डिहाइड्रोजनेज। तो बस मैलिक डिहाइड्रोजनेज और NAD से क्या? NADH2, और बन गया क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये हमारा क्या है? क्रेब्स चक्र है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं ATP की। तो देखो, सबसे पहले
ये देगा हमारे लिए 3 एटीपी, एक NADH2 जो लिंक रिएक्शन में है ये देगी 3 एटीपी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना एक NADH 3 एटीपी बनाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाकर। एक ये 3 एटीपी और एक FADH देता है कितनी, 2 एटीपी। कितनी एटीपी देता है FADH, 2, जबकि NADH कितनी देता है, 3। ये रहा NADH कितनी देगा, 3 एटीपी, ठीक है। और एक एटीपी हमने यहां कैसी बनाई है भैया, डायरेक्ट। अरे GTP एक डायरेक्ट एटीपी है ना, तो टोटल हमारे क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनी, 15 एटीपी। कितनी बनी, 15 एटीपी। तो पूरे एक क्रेब्स चक्र में 15 एटीपी बनती है। अब एक बात यहां ध्यान रखो, ये मैंने एक पायरुविक अम्ल को लेकर बनाया है, कि अर्थात पायरुविक अम्ल का एक अणु 15 एटीपी बना रहा है, तो 2 अणु कितने बनाएंगे, 30 एटीपी, है ना। हमें कितने चाहिए, 38 एटीपी। और जो हमारे कौन थे, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, वहां हमने 8 एटीपी नहीं बनाई थी क्या, 2 शुद्ध और 6 इनडायरेक्ट, तो 30 और 8 38 एटीपी हो गई ना, है ना। कार्बन देख गिनो, एक कार्बन ये रहा CO2 और एक CO2 ये रहा 2 और एक CO2 ये रहा, तो एक पायरुविक अम्ल कितनी CO2 रिलीज कर रहा है, 3, तो 2 पायरुविक अम्ल कितने CO2 रिलीज करेंगे, 6। तो यही तो हमें बनाना था, 6 कार्बन और 38 एटीपी, है ना। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा TCA साइकिल। आप इसको देखना, एक बार प्रैक्टिस करना, और यदि समझ में नहीं आए तो मेरे से बोल देना, कल मैं इसको रिवाइज करा दूं।